morning to all of you. Once again, welcome back. Myself, Dr. Dinesh Hans, Associate Professor in Botany, SRK Government PG College, राजसमंद. Friends, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक जो सिलेबस का है फाइनल ईयर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आइसोलेशन ऑफ बेसिकली प्रोटोप्लास्ट, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट. तो फ्रेंड्स, प्रोटोप्लास्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी थोड़ी हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री क्या है और आइसोलेशन के तरीके क्या है. उसमें से जो सेकंड तरीका है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, एंजाइमेटिक मेथड पार्ट 2, आज उस पर डिस्कस करेंगे. और उसके बाद जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट. तो फ्रेंड्स, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि प्रोटोप्लास्ट जो है आइसोलेशन करने का एंजाइमेटिक वन वे तरीका क्या है, और इसी कॉकिंग एंड ग्रुप ने इसको सबसे पहले आइसोलेशन के तरीके को इजाद करके बताया. तो सीक्वेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण करने का जो इनडायरेक्ट तरीका है, जो सीधा तरीका ना होके इनडायरेक्ट तरीका है वो, तो इनडायरेक्ट मेथड या टू स्टेप या टू वे मेथड या सीक्वेंशियल मेथड क्या है, क्या सीक्वेंस फॉलो करके हम प्रोटोप्लास्ट को एंजाइम्स के रूप में आइसोलेट करते हैं. तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, टू स्टार्ट विद सबसे पहले बात आएगी एक्सप्लांट की एज यूजुअल. तो बेसिकली लीफ एपिडर्मल पार्ट, लीफ का एपिडर्मल पार्ट एक्ट एज अ एक्सप्लांट, क्योंकि मैकेनिकल में हमने देखा था और नॉन सीक्वेंशियल तरीके में हमने देखा था कि हमको स्पेसिफाइड प्रकार का एक्सप्लांट की जरूरत है. उसमें चाहिए था जैसे प्लाज्मोलाइज सेल होना चाहिए, और उसमें चाहिए था कि हमको स्टोरेज, जो लार्ज ग्रुप ऑफ स्टोरेज रीजन है वहां का सेल होना चाहिए. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. बेसिक एक्सप्लांट के रूप में आप जो लीफ का लोअर एपिडर्मिस है उसकी पील को आप एक्सप्लांट के रूप में ले सकते हैं. तो फ्रेंड्स, लीफ को जब लेंगे तो लीफ को एक्सप्लांट के रूप में लेने के बाद जो लोअर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस, इस लोअर एपिडर्मिस की पील को पील ऑफ करेंगे, और पील ऑफ करने के बाद इस प्रकार से हमको पील्ड स्ट्रक्चर निकल के दिखाई देगा. तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये पील्ड ऑफ स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं पील ऑफ, लोअर एपिडर्मिस का पील ऑफ. ये यहां पर एक्सप्लांट के रूप में काम करेगा जिससे हमको प्रोटोप्लास्ट निकालना है. तो लीफ एपिडर्मल पार्ट पील ऑफ ये. अब फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि इसमें एक्सप्लांट की स्पेसिफिसिटी खत्म हो गई. ए के सबसे पहले एडवांटेज निकलकर सामने आ गया, वो मैं अलग से शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा. अब आपके पास और अपने पास जब पील ऑफ पोर्शन लोअर एपिडर्मिस से एक्सप्लांट के रूप में आ गया, अब इसको हम जो है सीक्वेंशियल तरीके मेथड या दो तरीके के पार्ट में स्टेप बाय स्टेप या इनडायरेक्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेंगे, सीक्वेंस से लेंगे. तो पहला स्टेप जो फॉलो होगा, जो सीक्वेंस फॉलो होगा वो सीक्वेंस इस प्रकार से रहेगा. व्हाट इज द सीक्वेंशियल मेथड ऑफ दिस सिस्टम. पहले अगर बात करें फर्स्ट स्टेप, इसको रूप में ले सकते हैं स्टेप 1, और वी कैन से द फर्स्ट सीक्वेंस या फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सीक्वेंस या फर्स्ट पार्ट, किसी भी रूप में आप इसको कह सकते हैं. फर्स्ट पोर्शन में क्या करेंगे, फर्स्ट पोर्शन में कंटेनर लेंगे, और इस कंटेनर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, वो जो पहला एंजाइमेटिक तरीके की बात हो रही है, तो एंजाइम लेंगे एंड दैट एंजाइम इज 1 to 2% of macrozyme only. 1 to 2% of macrozyme या pectinases. ये बिल्कुल स्पेसिफिक है. दिस इज द बेसिक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्टेप 1 कि पहले स्टेप के अंदर जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर या जार, इस जार के अंदर 1 to 2% ऑफ मैक्रोजाइम या बैक्टीरियासिस का जो सॉल्यूशन है वो लेंगे, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो पील्ड ऑफ स्ट्रक्चर है हमारा एक्सप्लांट, वो फर्स्ट स्टेप में डालेंगे. तो यहां पर
दिस फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर दिस फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा, उसको सबसे पहले लेंगे। अब इसको हमारे पास एक्सप्लांट हो गया। एक्सप्लांट की स्पेसिफिसिटी हो गई फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। वैसे स्पेसिफिसिटी नहीं है, वी कैन टेक लार्ज नंबर ऑफ एक्सप्लांट सोर्सेस फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। विभिन्न प्रकार के जो एक्सप्लांट्स हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्लांट के रूप में। ये हमने एक एग्जांपल के साथ लेकर बताया है कि लोअर एपिडर्मिस की पील इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एक्सप्लांट इस मेथड के लिए। अब पहले स्टेप में हमने 1 से 2% मैक्रोएंजाइम या पैक्टीरिया से सॉल्यूशन लिया और उसको जार के अंदर लेके अप टू दिस लेवल भर दिया। और भरने के बाद अब सबसे बात है, इंपॉर्टेंट बात है एक्सपोजर ऑफ द टाइम। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये पहला स्टेप है, हमको कोई जल्दी या कोई वो नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेप के रूप में इसको जो एक्सपोजर का टाइम है इट डिपेंड्स जनरली फ्रॉम 15 मिनट्स टू 1 to 2 hours। एक्सप्लांट की अवेलेबिलिटी, एक्सप्लांट के टेक्सचर, एक्सप्लांट के नेचर के हिसाब से जो एक्सपोजर टाइम है वो विभिन्न एक्सप्लांट्स का विभिन्न हो सकता है। तो बेसिक एक्सपोजर टाइम है वो बहुत छोटे रूप में हमको लेना है तो 15 मिनट्स, ये भी बहुत जल्दी है। और अप टू 1 to 2 hours आप इसको सॉल्यूशन में छोड़ सकते हैं। किसी प्रकार से कोई नुकसान किसी एक्सप्लांट को किसी न किसी रूप में नहीं होगा, किसी भी रूप में नहीं होगा, बल्कि एक्सप्लांट विल बी सेफ। तो अब इस टाइम के बाद जो एक्सपोजर टाइम है, उस एक्सपोजर टाइम के बाद क्या होगा, एक्सपोजर टाइम के बाद हम देखेंगे कि इस जार के अंदर जो है वो हमारे पास ये जो लेवल है ये डेफिनेटली इट विल गो डाउन, ये कम होगा। और इसके बाद इस एक्सपोजर ऑफ टाइम के बाद इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्लस दो चीजें हमको इसमें साथ साथ दिखेंगी इस स्टेप में। ये हो गए, दीज आर नाउ सेल्स। यहां पर हमको अभी फर्स्ट स्टेप में मिले हैं आइसोलेटेड सेल्स। तो फ्रेंड्स इस स्टेप से इस स्टेप के बीच में क्या हुआ, इस स्टेप से इस स्टेप के बीच में जो पहला स्टेप है इसके अंदर जो ये सेल्स हैं आपस में, ये जो सेल्स हैं जो इस प्रकार से टिश्यू के रूप में अरेंज थे, ये सेल जो यहां से अटैच थे ये यहां से अटैच होके इस स्टेप में आने के बाद इस प्रकार से सेपरेट हो गए। तो पहला स्टेप क्या है, क्योंकि ये जो बीच का इसका सीमेंटिंग मटेरियल है पैक्टिन, ये पैक्टिनेज ने या मैक्रोएंजाइम ने, पैक्टिनेज ने इस पैक्टिन को तोड़ दिया जो सीमेंटिंग का काम करता है, और उसको सीमेंटिंग काम करने वाले पैक्टिन को तोड़ने के कारण जार के अंदर हमको बहुत सारे आइसोलेटेड सेल्स मिले, और आइसोलेटेड सेल्स के साथ बीच बीच में हमको मिली डेब्रीज, कचरा। क्या मिली साथ में, डेब्रीज और कचरा। तो पहला स्टेप बहुत आराम से लगभग पूरे दिन की अगर बात करें तो 3 से 4 घंटे के अंदर ये स्टेप, पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट इसका हो जाता है। अब पहला स्टेप यहाँ पर आने के बाद कंप्लीट नहीं होता, इसका नेक्स्ट स्टेप भी हमको फॉलो करना पड़ता है। उस नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये जो आइसोलेटेड सेल्स हैं, इन आइसोलेटेड सेल्स को हमको सेपरेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्टेप में जाने के लिए जब तक हम इसको तैयार नहीं करेंगे तो ये पोर्शन हमको क्लैरिटी नहीं देगा। तो नेक्स्ट पोर्शन में सेकेंड पोर्शन के लिए हम इस प्रकार से मैश फनल लेते हैं, और मैश जो फनल है उस फनल के इस्तेमाल से यहाँ पर
जो हमारा ये वाला जार है, इस जार को जो डेब्रीज और आइसोलेटेड सेल्स के साथ है उसके टिल्ट करके यहां पर आइसोलेटेड सेल को सेपरेट कर लेते हैं। तो आइसोलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आइसोलेटेड सेल्स हैं वो इस प्रकार से हमको मिल जाते हैं। अब जब यहां पर इस स्टेप पर आकर हम कह सकते हैं कि जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 इज नाउ कंप्लीट। क्यों? क्योंकि जो टिश्यू सिस्टम था वो टिश्यू सिस्टम हमने तोड़ दिया है और टूटे हुए टिश्यू सिस्टम से हमने सेल को आइसोलेट कर लिया है और आइसोलेटेड सेल हमको मिल गए। अब सेकंड स्टेप की बारी आती है फ्रेंड्स, स्टेप 2, इसीलिए इसको 2 वे या 2 स्टेप या सीक्वेंशियल मेथड। दिस इज द सीक्वेंस 1। अब यहां पर मैं सीक्वेंस 2 की बात कर रहा हूं। सीक्वेंस 2 में क्या करेंगे, इसको अपन कह लेते हैं स्टेप 2 या सीक्वेंस 2, आप कुछ भी कह सकते हैं। इस स्टेप के लिए स्टेप नंबर 2 में ये वाला जो जार है, इस जार के अंदर दूसरा जो एंजाइम है, एंजाइम नंबर 2, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलेजेस। सेल्यूलेजेस ऑफ अबाउट 0.1% टू 1.9%। फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह याद रख लें और देख लें। यहां पर है 1.2% ऑफ मैक्रोजाइम और पैक्टिनेज स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या है, अच्छी तरह इसको देख लें। स्टेप 2 में है 0.1% से 1.9% ऑफ सेल्यूलेजेस एंजाइम हम लेंगे और उस सेल्यूलेजेस एंजाइम को ये जो जार है, इस जार के अंदर डाल देंगे जहां पर आइसोलेटेड सेल विद्यमान है। तो यहां पर इस आइसोलेटेड सेल वाले पोर्शन में ऊपर जो सॉल्यूशन हमने बनाया है एंजाइम नंबर 2 का, उस एंजाइम नंबर 2 के सॉल्यूशन में डाल देंगे दिस सेल्यूलेजेस एंजाइम। और सेल्यूलेजेस एंजाइम डालने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, ये सेल्यूलेजेस एंजाइम इस सेल्यूलेजेस एंजाइम का एक्सपोजर टाइम इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाफ एन आवर स्टार्टिंग टाइम टू 5 to 6 आवर्स। तो फ्रेंड्स यहां देख सकते हैं सेम कंडीशन है, 1 to 2 आवर्स से लेकर इसको भी 5 to 6 आवर्स आप रख सकते हैं। इस स्टेप में क्या हुआ कि इतने एक्सपोजर के बाद जो सेल्यूलेजेस एंजाइम है, उस सेल्यूलेजेस एंजाइम में जो है आइसोलेटेड सेल है, इन आइसोलेटेड सेल पर ये किस प्रकार से काम करेगा, ये इस प्रकार से काम करेगा। जो इसके ऊपर ये सेल वॉल है, इन सेल वॉल को वो रिमूव करेगा और रिमूव करने के बाद अल्टीमेटली हमको जो है सेल विदाउट सेल वॉल काफी टाइम आर के बाद अलॉन्ग विथ डेब्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां जहां वॉल टूटेगी वो जो डेब्रीज है ये है पैक्टिन डेब्रीज और ये जो डेब्रीज है ये है सेल्यूलर डेब्रीज, सेल्यूलेज डेब्रीज। ये सेल्यूलेज की डेब्रीज है और ये है आइसोलेटेड सेकंड स्टेप में डेब्रीज के साथ। जो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में वी विल गेट दीज स्ट्रक्चर्स जो हमको चाहिए, जो हमारा बेसिक टारगेट है सेल्यूलेज एंजाइम के साथ। With debris, we will be left with वहां आइसोलेटेड सेल और यहां पर आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। और अल्टीमेटली इस डेब्रीज को रिमूव करने के लिए लास्ट बट नॉट लीस्ट सेम फिल्टरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके
इस वाले जार को इसमें पोर करेंगे और पोर करने के बाद फिर जो हमारे पास रहेगा अल्टीमेटली स्ट्रक्चर these isolated protoplast and यहां पर डेब्रीज, यहां डेब्रीज छन ली, मैश हो गई जो सेलुलर डेब्रीज है, और अल्टीमेटली हमको लास्ट बट नॉट लीस्ट में जो प्रोटोप्लास्ट है, जो आइसोलेशन का तरीका है, वो हमको प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड्स ये है टू स्टेप या टू वे या सीक्वेंशियल मेथड वी हैव फॉलोड द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस, एक तरीका हमने फॉलो किया है एंजाइमेटिक मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। सिंपल से अगर बात करें, जस्ट रिकैप की बात करें, तो सबसे पहले हमने एक्सपांड लिया। एक्सप्लांट की कोई बंदिश नहीं है कि स्टोरेज सेल से होना चाहिए, प्लाज्मोलाइज्ड होना चाहिए, वैक्यूएटेड होना चाहिए, नथिंग। आप डायरेक्ट पील ऑफ लें। पील ऑफ को स्टेप 1 में क्या करना है, मैक्रोएंजाइम में सेलुलेजेस, पैक्टिनेसेस है, पैक्टिनेसेस के 1.0 to 2.0% ऑफ सॉल्यूशन में डाल दें, और एक्सपोजर टाइम इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्लांट। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए 1 to 2 आवर्स से 5 to 6 आवर्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सप्लांट टू एक्सप्लांट। उसके बाद हमें कचरे के साथ सेल निकल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सीमेंटिंग मटेरियल पैक्टिन है वो टूट गया है पैक्टिनेसेस से। तो आइसोलेट हो गए सेल, सेल को हमने छान लिया, छानने के बाद डेब्रीज बाहर रह गई, और जो सेल्स है आइसोलेटेड, वो आइसोलेटेड सेल हमको मिल गए। तो ये पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया आफ्टर 5 to 6 आवर्स। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो आइसोलेटेड सेल है, इन आइसोलेटेड सेल के ऊपर से हमको सेल वॉल हटानी है ताकि हमको प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो सके। उसके लिए हम दूसरा जो एंजाइम है वो है सेल्यूलेजेस। क्यों? क्योंकि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये मानकर चलते हैं, और इस कारण जो 0.1% से 1.9% ऑफ सेल्यूलेजेस है, इस एंजाइम का इस्तेमाल करके इसकी सेल वॉल को तोड़ते हैं, चाहे कोई भी सेल हो, और इसकी सेल वॉल को तोड़ने के साथ हमको अल्टीमेटली लास्ट बट नॉट लीस्ट में प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जाता है, और फिर डेब्रीज बाहर निकाल लेते हैं फिर छान के, और अल्टीमेटली हमारे पास आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट विद्यमान हो जाते हैं। तो ये है द लास्ट बट नॉट लीस्ट मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंजाइम्स के तरीके से। और फ्रेंड्स, इसके बाद आइसोलेशन तरीका जो है मैकेनिकल, 1 वे एंजाइमेटिक एंड 2 वे एंजाइमेटिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी भी किसी को डाउट है तो वो पूछ ले, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लें। जो लेट जुड़े हैं वो बाद में देख लें, और किसी को कुछ नहीं समझ आया डाउट से वो पूछ लें। अब जस्ट बैक टू बैक में इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, जो दोनों प्रकार के इसके तरीके हैं, what are the merits of protoplastic isolation and what are the demerits of protoplastic isolation, दोनों मैं जस्ट बैक टू बैक शॉर्ट वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सी फ्रॉम देयर। थैंक यू फ्रेंड्स। सर मैडम क्या, तो आप हमसे ऊपर आके मिल लो कि अभी फोन करके बात करो। मैं मिल लेता हूं।